नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। नेपाल में हिंसक झड़प लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ तख्तापलट हो चुका है तो दूसरी तरफ तैयारी चल रही है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। कई नाम रेस में आगे चल रहे हैं। सुशीला कार्की का नाम सबसे आगे सामने आया। उनका कनेक्शन भारत से भी निकला, जिसके बाद आशंकाएं जाहिर की जाने लगी क्योंकि सुशीला जो हैं वहां जैनजियो की पसंद पाई गई और उसके बाद कहा गया कि सुशीला ही अब अगली प्रधानमंत्री बन सकती हैं और उनका रुख भारत के लिए बहुत नरम पाया। ऐसे में ही बड़ी खबर सामने आ जाती है कि नेपाल में जिस तरीके से हिंसक झड़प बढ़ रही है, वहीं जो वहां के कैदी हैं, जेलों में बंद हैं, वो जेल तोड़कर बड़ी संख्या में भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अपना सामान लेकर कैदी भागते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वहां की जो पुलिस है, सेना है, वो इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन हिंसा इतनी ज्यादा उग्र है कि कैदी ना रुकने के लिए तैयार हैं, ना ही जो प्रदर्शनकारी हैं वो मानने के लिए तैयार हैं। और इसी बीच बड़ी खबर ये भी आ रही है कि कुछ कैदियों ने नेपाल की जेल तोड़ते हुए भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसके बाद भारत की सेना ने भी मोर्चा संभाला। आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं, पूरा मामला डिटेल से बताते हैं कि कितने कैदी भारत से पकड़े गए हैं। भारत की ओर आ रहे नेपाल की जेलों से फरार कैदी, जिसको लेकर भारत में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एसएसबी ने नेपाल की जेल से फरार हुए 35 कैदियों को पकड़ लिया है। अब सोचिए ये भारत के लिए कितनी, उसकी सुरक्षा के लिए कितना घातक हो जाता है। भारत नेपाल के करीब 1751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है और इसी सीमा का ये फायदा उठाकर भारत में घुसने की फिराक में थे। भारत नेपाल सीमा की एसएसबी ने निगरानी सख्त कर दी है। चप्पे चप्पे पर चौकसी बढ़ा दी गई है और सभी 26 पारस्परिक व्यापार मार्ग, 15 यातायात मार्ग, 6 जांच चौकियां और 11 सीमा जांच चौकियां हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि कोई संदिग्ध गतिविधि भारत में ना होने पाए, इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक 22 कैदियों को उत्तर प्रदेश की सीमा से पकड़ा गया है, 10 को बिहार की और 3 को पश्चिम बंगाल में हिरासत में लिया गया है। ये कैदी नेपाल की जेल तोड़कर भाग रहे थे और भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। ये कार्रवाई नेपाल में भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के बीच हुई जेल ब्रेक घटनाओं के बाद की गई है, क्योंकि भारत में इन कैदियों का आना घुसपैठ माना जाएगा, जिसके आधार पर कार्रवाई होगी। अधिकारियों ने बताया कि नेपाल से भागे हुए कैदियों के पकड़े जाने की संख्या अभी और भी बढ़ रही है। फिलहाल सीमा पर निगरानी सतर्कता तेज कर दी गई है, क्योंकि इस तरीके से भारत में घुसपैठ करना बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ये कैदी नेपाल की काठमांडू स्थित दिल्ली बाजार जेल से फरार हुए हैं और वहां की सेना लगातार सख्ती बढ़ा रही है, लगातार शिकंजा कस रही है। जिस दीवार को, जेल की दीवार को तोड़कर ये कैदी भाग रहे थे, वहां सेना ने मोर्चा संभाला, कैदियों की धरपकड़ तेज की, फायरिंग की गई, जिसमें बताया जा रहा है कि कई कैदियों की मौत की खबर भी सामने आई। एक तरफ हिंसक झड़प हो रही है, दूसरी तरफ सरकारी दफ्तर जला दिए जा रहे हैं, तीसरी तरफ कैदी एक के बाद ताबड़तोड़ तरीके से जेल की दीवारें तोड़कर फरार हो रहे हैं। नेपाल की जितनी अलग अलग जेलें हैं, सभी जेलों में ये घटनाएं सामने आ रही हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से इन कैदियों ने भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की है, ये सुरक्षा के लिहाज से बेहद बहुत बड़ा मामला हो जाता है। हालांकि इस मामले को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार हो, बिहार की सरकार हो या फिर उत्तराखंड की सरकार हो, सभी ने अलर्ट जारी कर दिया है। पश्चिम बंगाल की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है, क्योंकि राज्य की सरकारों की यही सुरक्षा के लिहाज से चिंता है कि अगर ये घुसपैठ बढ़ जाती है, कोई संदिग्ध व्यक्ति सीमा पार कर, क्योंकि खुली सीमा है और आसानी से अंदर आ सकता है, तो ऐसे में भारत को निशाना बनाने की कोशिश की जा सकती है। आपको याद होगा सोशल मीडिया पर जब से ये हिंसा नेपाल में भड़की है, तख्तापलट हुआ है, तो तमाम ऐसे ट्वीट किए जा रहे हैं कि अभी तो नेपाल में हुआ है, अगला नंबर भारत का हो सकता है। हालांकि ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भारत सरकार और यहाँ की सेना जिस तरीके से मुस्तैदी से काम कर रही है, ये घटनाएं यहां पर आसानी से हो जाएं, ये संभव नहीं है। फिलहाल ऐसे में गृह मंत्रालय की तरफ से भी एसएसबी की निगरानी बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं और जितनी राज्यों के साथ नेपाल की सीमा मिलती है, उन राज्यों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि
अभी इंटेलिजेंस, जो खुफिया इंटेलिजेंस मिल रहे हैं उसके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि सीमा नेपाल के रास्ते इस हिंसा की आड़ में भारत में घुसपैठ हो सकती है और इस घुसपैठ के जरिए भारत में कोई बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा सकता है। तो इसी अलर्ट के बाद सेना ज्यादा अलर्ट मोड में आ गई है। लगातार उन कैदियों की धरपकड़ तेज की जा रही है। एक एक संदिग्ध व्यक्ति पर नजर बॉर्डर पर रखी जा रही है। एक एक व्यक्ति के कागजात चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि जो ये फरार कैदी हैं उनके पास कोई कागजात मौजूद नहीं है। उसी की वजह से पता चल पा रहा है कि ये लोग जेल से फरार होकर भागे हैं और भारत में छुपने की फिराक में ये लोग घुसपैठ कर रहे हैं। और हो सकता है अगर ये सीमा पार कर जाएं, भारत में एंट्री कर जाएं, तो किसी बड़े अपराध को अंजाम दे दें। यही वजह है कि 24 घंटे दिन हो या रात, सीमा पर जितने भी बॉर्डर लगते हैं नेपाल से सटे हुए वहां सेना ने पूरी मुस्तैदी के साथ मोर्चा संभाला हुआ है। सभी गाड़ियों को खंगाला जा रहा है, सभी आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है। जितने व्यापार के लिए जो नेपाल से व्यापार होता है, जो रास्ते खुले हुए हैं, सभी पर चौकसी पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। अब आपको बता दें, नेपाल के हालात पर अगर बात करें तो इस वक्त स्थिति स्थिर नहीं हो पाई है, लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। केपी ओली भारत के खिलाफ जहर उगलते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर मैं प्रधानमंत्री मोदी भारत सरकार के आगे घुटने टेक देता, उनके साथ बातचीत अच्छी रखता, तो शायद नेपाल में यह स्थिति नहीं हो पाती। तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे नाम चर्चाओं में चल रहे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री बनने को लेकर, जिसमें कई चौंकाने वाले नाम है। सुशीला कार्की का बताया, पूर्व सीजे वहां की वो जज रह चुकी हैं। ऐसे में जो प्रदर्शनकारी हैं, जेनजी ग्रुप है, उनका समर्थन उनको मिला है। एक वोट कहा जा रहा है कि वोटिंग प्रक्रिया कराई गई, उनमें उनका नाम सबसे आगे आया। ऐसे में कई और नाम, बेलन शाह का नाम भी सबसे आगे चल रहा है। हालांकि उन्हें इस पूरे माहौल के पीछे जिम्मेदार भी बताया जा रहा है कि ये साजिश आज से नहीं, पहले से बुनी जा रही थी। और कुलमान घिनसिंग का नाम भी अब चर्चाओं में आ गया है। कहा जा रहा है कि अंतरिम प्रधानमंत्री पद के लिए हर दिन नया नाम सामने आ रहा है, जो वहां के सस्पेंस को और ज्यादा बढ़ा रहा है। काठमांडू मेयर बालेन शाह, पूर्व सीजेआई सुशीला कार्की के बाद अब 54 वर्षीय कुलमान घिनसिंग रेस में सबसे आगे आ गए हैं। पहले बालेन शाह ने अपना नाम वापस ले लिया, तो वहीं सुशीला कार्की की उम्र उनके प्रमुख बनने के आड़े आ रही है। अब कुलमान नेपाल के बिजली बोर्ड के पूर्व प्रमुख हैं। उन्हें पड़ोसी देश की बिजली व्यवस्था को सुधारने का श्रेय दिया जाता है। उनके ही नेतृत्व में नेपाल को बिजली की कमी से छुटकारा मिला और उन्हें जैन जी प्रदर्शनकारियों का विश्वास भी हासिल है। घिसिंग ने एक अंतरिम सरकार के गठन की मांग की है, जिसमें स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति हों, उसमें जेनजी युवाओं को भी शामिल किया जाए। इसके साथ ही तत्काल चुनावों की घोषणा भी की जाए। इसी वजह से प्रदर्शनकारी जेनजी समूह ने फेवरेट वो बनते नजर आ रहे हैं। अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए उनके नाम पर विचार हो रहा है। इससे पहले पूर्व सीजेआई सुशीला कार्की के नाम को सबसे आगे किया जा रहा था, रेस में उनका नाम सबसे आगे चल रहा था। हालांकि अब लगता है कि प्रदर्शनकारियों का एक गुट उनके नाम से सहमत नहीं है। कहा जा रहा है कि जेनजीओ का जो ग्रुप है उनमें भी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। उनका मानना है कि सुशीला कार्की की उम्र 73 साल है, तो ऐसे में वो नेपाल का नेतृत्व करने के लिए बहुत बुजुर्ग हैं। साथ ही संविधान पूर्व जजों को प्रधानमंत्री बनाने से भी रोकता है। ऐसे में उनके नाम की जगह कुलमान को चुना गया है। हालांकि अभी अंतिम फैसला होना बाकी है, अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, क्योंकि कई नामों पर चर्चा तेज की जा रही है। अब कौन कुलमान है, उनके नाम पर क्यों चर्चा आगे बढ़ रही है, क्या उनका बैकग्राउंड रहा है और नेपाल के लोगों से कैसे वो जुड़े रहे हैं, चले विस्तार से ये भी आपको बता देते हैं। जिनका नाम चर्चाओं में चल रहा है, क्या वही प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर कोई और नाम निकलकर सामने आएगा। आपको बता दें, 25 नवंबर 1970 को बैथन रामेछाप में जन्मे घिसिंग ने भारत के जमशेदपुर में क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। बाद में नेपाल में पुलचौक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई की। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट ये कहती है कि उन्होंने अपने नेतृत्व कौशल को बढ़ाने के लिए एमबीए की पढ़ाई भी की। नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे आगे चल रहे कुलमान देश के बिजली बोर्ड के पूर्व प्रमुख हैं। काठमांडू घाटी में लंबे समय से चली आ रही बिजली कटौती को खत्म करने के लिए उन्हें व्यापक प्रशंसा मिली थी। उन्होंने 1994 में
IAEA में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी और अब उनका नाम प्रधानमंत्री की रेस में आगे चल रहा है। भारत से उनका संबंध पुराना रहा है, तो ऐसे में अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो नेपाल और भारत के जो रिश्तों में खटास आई थी KP ओली की वजह से, वो खटास दूर हो सकती है, ये रिश्ते फिर से सुधर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो नेपाल की जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है वो वाकई में बहुत भयावह है। उसको सुधारने की लगातार कोशिश की जा रही है। सेना ने मोर्चा लगातार संभाला हुआ है। सेना की तरफ से ऐलान किया जा रहा है कि शांति बनाए रखें, सब कुछ ठीक होगा, सबकी आवाजें सुनी जाएंगी, सबके फैसले पर विचार किया जाएगा। लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई में सबको डरा रही हैं। नेपाल की स्थिति ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और ऐसे में इसी बीच खबर आती है कि वहां से बड़ी संख्या में कैदियों का फरार होना और भारत में घुसपैठ करना। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है, ताबड़तोड़ तरीके से सेना एक्शन ले रही है भारत की तरफ से। अब देखना यह होगा कि कितने और कैदियों को पकड़ा जाता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि संख्या लगातार बढ़ रही है। आगे अपडेट हम आपके साथ देते रहेंगे। फिलहाल जो खबर हमने आपके साथ साझा की है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।